हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा संकल्प 05। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज हम पुरानी एनसीईआरटी 6 क्लास इतिहास इसका पहला अध्याय है। अध्याय का नाम है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। अब हम इस अध्याय का शुभारंभ करते हैं। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी जो साल पहले यह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखिरटकों अर्थात शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखिरट भी करते थे। आखिरट का मतलब शिकार करना। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। यह उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है। उपमहाद्वीप में भारत के साथ उसके कई पड़ोसी देश आएंगे, जैसे पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफ़गानिस्तान। अब हम इस मैप में देखते हैं।
आप इसमें अपने एक कित्थर और सुलेमान की पहाड़ियाँ देख सकते हो। काबुल नदी है यहाँ पे। अगर हम भारत की बात करें, भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं आप यहाँ देख सकते हो। यमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गारो की पहाड़ियाँ देख सकते हो, यहीं पे हैगी। यहीं पे हम सबसे ऊपर सिंधु नदी देख सकते हैं और उसकी कई सहायक नदियाँ हैं, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, सतलुज। आप देख सकते हो ये क्या कहते, ये ना सिंधु नदी आ रही है यहाँ पे, और यहीं पे काबुल नदी अफ़गानिस्तान से होते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। ये इसकी सहायक नदियाँ हैंगी। अब आगे चलते हैं हम। विंध्य पहाड़ियाँ देख सकते हो। यहीं पे नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, दक्कन का पठार, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, और ये पूरा पश्चिमी घाट हैगा यहाँ से। ये सारा पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट सीधा नियंत्रण है, पर पूर्वी घाट इस प्रकार से कटा है, टुकड़ों में है। अब हमने मानचित्र को देख लिया है, समझ लिया है। अब आगे चलते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था, वर्तमान बिहार में है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुक उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था।
आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखिए। पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान तथा यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ हाथ है, से निकलना है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्जनाम पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। और आप इसको देख सकते हो। यही जो वृक्ष है हिमालय क्षेत्र में उगने वाला भुर्ज नाम का पेड़ की छाल से बनाया गया है, जिस पे हाथ से लिखा गया है। अब आगे चलते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थरों अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेश को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें।
कुछ अन्य प्रकारों के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इसमें उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुम इन पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम
उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाई के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपने आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ईसवी लिखा पाते हैं। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में इस कैलेंडर का प्रयोग समानता हो गया है। भारत में तिथि के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले है। हमने चैप्टर को लगभग समाप्त कर लिया है, परंतु अभी भी कुछ महत्वपूर्ण इसमें रह गया है जो चैप्टर के साइड में ब्रैकेट में या अलग कॉलम में लिखा है। जरा हम अब इसका अध्ययन करेंगे। आप देख सकते हो ये एक तरफ जो साइड में लिखा है, अभी तक हमने इसका अध्ययन नहीं करा है। अब हम इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। मानचित्र 1, दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे आधुनिक भारत जो आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध लिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को
तुम यहाँ देख सकते हो जो यहाँ पे चित्र है, ये बुर्ज के पेड़ की छाल से बना हुआ है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरामेइक नाम दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं से है। बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 47 वर्ष पूर्व होता था। बाएं में इस मटके की बात कर रहा है, जहाँ पे इस मटके के बारे में बता रहा है 4700 वर्ष पूर्व इसका प्रयोग होता था। दाएं तरफ ये सिक्के हैं कुछ। इन सिक्कों के बारे में बता रहा है। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये सिक्के कैसे भिन्न हैं? अब हमने इस अध्याय में जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो भी हमने हासिल कर प्राप्त कर ली हैं। अब कल्पना करो तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना हो। तुम उन 5 प्रश्नों को एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगी। अब ये कुछ प्रश्न हैं जो याद करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देख सकते हो क्या क्या है। जिसमें कह रहा निम्नलिखित को सम्मिलित करें। पांडुलिपि के शब्द हैं, आप इनका अध्ययन कर सकते हो। आओ चर्चा करें। आओ करके देखें। और ये कुछ महत्वपूर्ण तिथि हैं। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व थे। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व था। वर्तमान में लगभग 2000 वर्ष पूर्व। आज का अध्याय हमारा यहाँ समाप्त होता है। जल्द ही हम अगले अध्याय को लेकर नई वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।